आइए आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। ये कहानी स्टीफन हॉकिंग की जबरदस्त किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से प्रेरित है और ये असल में मानवता की उस खोज की कहानी है जो ये समझना चाहती है कि ये सब कुछ आखिर है क्या। तो सबसे बुनियादी सवाल क्या है? ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये है ही क्यों? ये वो सवाल हैं जो सदियों से हमें परेशान करते आए हैं। तो चलिए इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं। हम सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे और इस कायनात के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव वो पुराना क्लासिकल ब्रह्मांड है। सदियों तक इंसान यही मानता था, एक ऐसी दुनिया जो कह सकते हैं घड़ी की तरह चलती थी, जिसके नियम एकदम पक्के थे और जिसे पूरी तरह समझा जा सकता था। बड़ा ही सीधा साधा नजरिया था, है ना? देखिए, सोच कैसे बदली। पहले टॉलेमी ने कहा पृथ्वी ही सब कुछ का सेंटर है। फिर आए कोपरनिकस, उन्होंने कहा नहीं, सूर्य सेंटर है। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखकर पुराने मॉडल को गलत साबित कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर थे न्यूटन 1687 में। उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के ऐसे नियम दिए जिनसे लगा कि अरे, ये ब्रह्मांड तो एक परफेक्ट मशीन है, हर चीज का हिसाब किताब लगाया जा सकता है। न्यूटन की दुनिया में टाइम सबके लिए एक जैसा था, एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह जो दिल्ली में भी उसी रफ्तार से चलती थी और चांद पर भी। और स्पेस वो बस एक खाली स्टेज था जिसपे सब कुछ हो रहा था। बड़ा ही आरामदायक आइडिया था ये, लेकिन ये तस्वीर बहुत जल्द बिखरने वाली थी। और फिर एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, एक ऐसा इंसान जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। उन्होंने पुराने सारे नक्शे फाड़ दिए और खेल के नियम ही बदल दिए। तो फर्क समझिए, न्यूटन सोचते थे कि गुरुत्वाकर्षण एक रहस्यमयी ताकत है, एक अनदेखी रस्सी जो चीजों को खींचती है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो स्पेस और टाइम के ताने बाने में पड़ने वाला एक मोड़ है। जैसे एक चादर पर आप एक भारी गेंद रख दें तो चादर झुक जाती है ना, बस वैसी ही बात है। और यही आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का कोर आइडिया है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ स्पेस ही नहीं मुड़ता, टाइम भी मुड़ता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण और स्पीड के हिसाब से समय धीमा या तेज हो सकता है। तो न्यूटन की वो जो यूनिवर्सल घड़ी थी ना, वो हमेशा के लिए टूट गई। ठीक है, तो कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आइंस्टीन के बाद 20वीं सदी में ऐसी ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने एक ऐसे ब्रह्मांड को हमारे सामने ला खड़ा किया जो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा अजीब, विशाल और डायनामिक था। 1929 में एडविन हबल ने कुछ कमाल का देखा। उन्होंने पाया कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं, सब की सब। उनकी रोशनी में एक रेड शिफ्ट था। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जाती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। बस इस एक खोज ने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान की पूरी किताब ही बदल दी। और यहीं पर मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा सिरदर्द शुरू होता है। हमारे पास दो नियम हैं एक ही ब्रह्मांड के लिए। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज जैसी बड़ी बड़ी चीजों को समझाती है। और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम और पार्टिकल्स की छोटी सी अजीब दुनिया को चलाती है। दोनों थियरीज अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती। अब जरा क्वांटम दुनिया की एक और अजीब बात देखिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। दो एक जैसे पार्टिकल्स एक ही जगह पर एक ही हाल में नहीं रह सकते। मतलब हर पार्टिकल को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। और यही वो नियम है जो चीजों को ठोस बनाता है, जो ब्रह्मांड को एक गाढ़े सूप में बदलने से रोकता है। अगर ये नियम न होता तो एटम नहीं होते, केमिस्ट्री नहीं होते और हम भी नहीं होते। तो क्या होता है जब जनरल रिलेटिविटी की विशाल दुनिया और क्वांटम मैकेनिक्स की छोटी दुनिया टकराती हैं? तब बनती हैं ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम चीजें, ब्लैक होल्स। सोचिए, एक बहुत बड़ा तारा है, वो अपनी जिंदगी भर जलता रहता है, लेकिन जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और वो उस तारे को इतनी बुरी तरह कुचलता है कि वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये एक तरह का वन वे दरवाज़ा है। एक बार आप इसके अंदर चले गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं बच सकती। ये वो जगह है जहाँ स्पेस और टाइम इतने ज्यादा मुड़ जाते हैं कि बाहर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अच्छा, तो हमने देखा कि ब्रह्मांड फैल रहा है,
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम समय में पीछे जाएं तो ये छोटा और छोटा होता जाएगा। तो ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या है इसकी ओरिजिन स्टोरी? हबल की खोज ने यही दिखाया। अगर सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी सब कुछ एक ही जगह पर रहा होगा, एक बहुत ही छोटा, बहुत ही घना पॉइंट। और इसी पॉइंट को, इसी शुरुआत को बिग बैंग कहा गया। और एक बात साफ कर लेनी चाहिए, बिग बैंग स्पेस में कहीं हुआ कोई धमाका नहीं था, ये स्पेस का ही धमाका था। स्पेस खुद फैल रहा है। ये गुब्बारे वाला उदाहरण एकदम सही बैठता है। जैसे गुब्बारे की सतह पर कोई सेंटर नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मांड का भी कोई सेंटर नहीं है। हर गैलेक्सी हर दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग एक सिंगुलैरिटी थी, एक ऐसा पॉइंट जहां घनत्व और तापमान अनंत थे, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम टूट जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। यही वो पल था जब समय की शुरुआत हुई। और ये सब हमें हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर ले आता है। वो सबसे बड़ी चुनौती, वो सबसे बड़ी खोज। क्या हम उन दो महान सिद्धांतों को, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ सकते हैं? क्या हम एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना सकते हैं? यही है फिजिक्स का होली ग्रेल, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा फॉर्मूला जो ब्रह्मांड की हर चीज को, हर कण को, हर फोर्स को एक ही फ्रेमवर्क में समझा दे। सोचे कितना कमाल का होगा वो। तो आखिर में होगा क्या? हॉकिंग के हिसाब से 3 बातें हो सकती हैं। पहली कि हाँ, एक फाइनल थ्योरी है और हम उसे एक दिन खोज लेंगे। दूसरी कि कोई फाइनल थ्योरी है ही नहीं, बस हम एक के बाद एक बेहतर थ्योरीज बनाते जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। या तीसरी और सबसे अजीब कि कोई थ्योरी है ही नहीं और चीजें बस यूं ही बिना किसी नियम के होती हैं। और इसी सोच के साथ हम हॉकिंग के उस मशहूर कोट पर आते हैं, अगर हमें जवाब मिल गया तो ये इंसानी तर्क की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि तब हम ईश्वर के मन को जान लेंगे। क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।